नमस्कार साथियों। एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पर, एक नई चीज़ पर बात करने के लिए, जिसमें हम किसानों को और किसानी को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। आज का विषय है फार्म बिज़नेस मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि बिज़नेस एक्टिविटी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं या सामाजिक परिवेश है, वहाँ से रिसोर्सेज़ को लेकर एक ऐसे उत्पाद और ऐसे सॉल्यूशंस बनाती है, जो आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उससे वो अपना लाभ अर्जन करते हैं और साथ ही साथ देश, समाज और अपने आस-पास का भला करते हैं। तो इस तरह से एक व्यवसायी जो है, एक बिज़नेसमैन जो है, एक एंटरप्रेन्योर या एग्री बिज़नेस से जुड़ा हुआ जो आदमी है, वो क्या करता है, समाज की एक समस्या को पकड़कर समाज के ही संसाधनों का उपयोग करके उसका सॉल्यूशन देता है। तो वो एक मायने में और सही मायने में सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। तो हम समझते हैं बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को हम अगर फार्म से जुड़ी या फार्मिंग से जुड़ी एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम फार्म बिज़नेस मैनेजमेंट कहते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं फार्म बिज़नेस मैनेजमेंट क्या है, उससे जुड़ी बातें कैसे हैं और हम इसको कैसे उपयोग ले सकते हैं। फार्म बिज़नेस मैनेजमेंट के बारे में अपने डिस्कशन को आगे जारी करते हुए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जो आज का विषय है उस पे हम बात करेंगे 4 पहलुओं पर। सबसे पहला पहलू फार्म बिज़नेस मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल कैसे करें। फार्म बजटिंग और फार्म फाइनेंशियल प्लानिंग फार्म बिज़नेस मैनेजमेंट में कैसे होती है। इकोनॉमिक एनालिसिस और डाइवर्सिफिकेशन से जुड़ी बातें। ये 4 पहलुओं को लेकर एक संक्षिप्त वार्ता हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी तंत्र को समझते हैं, तो उस तंत्र को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत बुनियादी सा मॉडल है जिसको हम आईपीओ मॉडल कहते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पर आपके सामने आईपीओ मॉडल के बारे में जानकारी है। अपने ये समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे बात करी कि कोई भी व्यवसायी या कोई भी कार्मिक या कोई भी एंटरप्रेन्योर वो सामाजिक संसाधनों का उपयोग करता है। तो इनपुट या आगत जो चीज़ें उपयोग में लेता है, उसे हम 5 एम के रूप में बाँटते हैं। सबसे पहला एम मैन, मशीन, मटीरियल, मनी और मेथड। इन पाँचों एम के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सूचना, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में हम सब उसका लाभ सभी उठा रहे हैं। जैसा कि हम आज इस विषय को मैं आपके तक सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र द्वारा पहुँचा सकता हूँ। तो अगर हम कृषि या फार्म बिज़नेस की बात करें तो मैन कौन है? किसान। और अगर दूसरी बात करें, मैन कौन है? ह्यूमन लेबर। मैन कौन है? एक्सपर्ट। मैन कौन है? जो फार्मिंग से जुड़े नॉलेज को रखता है। मशीन, मशीनरीज़ जिसमें फार्म के इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, टिलर्स हैं, बहुत सारे उपकरण हैं जो इसमें उपयोग आते हैं और हाल ही के दिनों में आप जैसा देख रहे हैं, ड्रोन का उपयोग भी हो रहा है। तो कृषि यान करके ड्रोन का अभी हाल ही में आप लोगों ने विज्ञापन भी देखा होगा। और अभी रिसेंट ही कृषि विभाग राजस्थान के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने गंगानगर के किसानों को ड्रोन के द्वारा दवाई को छिड़कने का प्रशिक्षण देना शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं जिसमें हम मशीन के उपयोग करते हैं। मनी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आएगा, किस तरह से मिलेगा, समय पर मिलेगा तो उसका उपयोग कैसे करेंगे और आगे बहुत सारे इस तरह की प्रबंधन। मेथड, किस तरह की गतिविधियां आप उपयोग करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसके अलावा किस प्रकार के आपने टेक्नोलॉजी उपयोग करी जिससे आपकी एफिशिएंसी फार्म बिजनेस की बढ़ सके। और इसके अलावा मैंने आपसे बात करी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो 5 एम में मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मेथड। मटेरियल मेरे से छूट गया था। मटेरियल यानी किस तरह की गुणवत्ता के आपने इनपुट यूज़ करने हैं, जैसे बीज है, खाद हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या जो भी अगर आप ऑर्गेनिक मेथड यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो बीजामृत हैं, जीवामृत हैं, या पशुधन या गोमूत्र या गोबर से आधारित जो आप इस तरह के उपयोग करते हैं जिससे आप कीटों को दूर रख सकते हैं और अपनी फसल की गुणवत्ता बना सकते हैं या अपने फार्म बिजनेस को फ्लरिश करवा सकते हैं। तो इसको हमें समझने की बहुत आवश्यकता है, इन इनपुट को कैसे उपयोग करें। प्रोसेसिंग दूसरा जो पार्ट है जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं इस आईपीओ मॉडल में। प्रोसेसिंग 2 तरह की होती है। अगर आपके पास पैसा बहुत अच्छा है तो आप प्रोसेसिंग को कैसे कर सकते हैं? मशीन से। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप उसे मैनुअली करेंगे। तो 2 तरह का, लेबर ओरिएंटेड और कैपिटल ओरिएंटेड। लेबर ओरिएंटेड में आप व्यक्तियों के गुणों का उपयोग करते हुए उनसे आगे बढ़ते हैं, और दूसरा कैपिटल ओरिएंटेड में आप मशीनों के द्वारा ऑटोमेटाइज सिस्टम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास डेयरी फार्म है और आपके पास 100 गायें हैं तो आप दुधारे से, दूध वाले से गायें दुहा सकते हैं। दूसरा, आप ऑटोमेटाइज जो मशीन, मिल्चिंग मशीन है, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों में अपनी अपनी उपयोगिताएं और अपनी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि मशीन को लगाना महंगा पड़ता है, वहीं दुधारे के ऊपर डिपेंडेंसी और बहुत सारे दूसरे कारण आपके साथ एक चैलेंज की तरह रहते हैं।
और इसी सिस्टम में तीसरा पार्ट, जब इस इनपुट पे हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट मिलता है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर उस आउटपुट को हम छू के देख सकें तो वो उत्पाद के तौर पर माना जाता है, पर अगर हम सिर्फ अनुभव कर सकें उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं, इनकी बातों को आप समझ सकते हैं और ये क्या हुआ आपका अनुभव। पर अगर आप जैसे आपने गेहूं की फसल उगाई तो जो गेहूं के दाने हैं उनको आप छू के देख सकते हैं। अगर आपने उसकी प्रोसेसिंग करके उसका फ्लोर बनाया तो आप उसे छू के देख सकते हैं। उससे बनी हुई चपाती जो रेस्टोरेंट में सर्विसेज के तौर पर मिलती है उसे आप छू के देख सकते हैं। और उसका जो अनुभव है, टेस्ट है, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो एम्बियंस जो होटल की है उसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उत्पाद और सेवाएं इसके आउटपुट हैं और ये पूरा सिस्टम एक इन्वायरमेंट में काम करता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। मैक्रो फैक्टर्स हैं, माइक्रो फैक्टर्स हैं। माइक्रो फैक्टर का मतलब यूनिट स्तर पर, यानी एक किसान का जो फार्म बिजनेस है उसे हम माइक्रो यूनिट कहते हैं। और वहीं जब वो सारी यूनिट्स आपस में मिलकर काम करें उसे हम मैक्रो यूनिट कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा, भरतपुर में सरसों बड़ी फेमस है, पर अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल पाम ऑयल पे जो ड्यूटी घटाई गई है उसके कारण वो जो सरसों के तेल की जो मिलें हैं वहां से 10,000 मजदूरों को पलायन करना पड़ा, किसी और नौकरी की तरफ जाना पड़ा। कारण क्योंकि उन मिलों को अपनी लागत निकालने में भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो 80 से अधिक मिलें बंद हो चुकी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे को कई बार नुकसान भी दे सकते हैं और ऐसे भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं जिसके अंदर हम जैसे मेक इन इंडिया की बात करें या ऐसी योजनाओं की बातें करें जिनके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा ACABC स्कीम के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है कृषि से जुड़ी हुई उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर। तो जो मैनेज हैदराबाद है वो उसको स्टार्ट करता है। आप में से जो इच्छुक लोग हैं वो उसको प्रशिक्षण भी ले सकते हैं जिसमें वो पूरा प्रशिक्षण आपको देते हैं और आप अपना खुद का उद्यम जो कृषि पर आधारित है शुरू कर सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे बैंक आपको लोन भी देते हैं। उस लोन का आप उपयोग करते हुए कृषि प्रसंस्करण और कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे अन्य उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी योजनाएं आपको बढ़ावा भी देती हैं। कई बार हमें समझना होता है, जैसे मैं उदाहरण एक और देना चाहूँगा, श्री गंगानगर में किन्नू बहुत ही फेमस है, यहाँ का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पर माना जाता है। 2 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ से बांग्लादेश के लिए सीधी ट्रेन चालू की गई ताकि किन्नू एक्सपोर्ट बढ़ावा मिले। पर हुआ क्या, किसानों के जो फार्म थे उनमें जो पाए गए किन्नू में रेजिड्यू पेस्टिसाइड की मात्रा थी वो मानक से ज्यादा पाई गई। अगर ऐसी घटना होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बाधित होगा। तो इस बार ऐसा हुआ कि जो भी उत्पाद हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सका, तो उसके जो दाम थे वो बहुत नीचे आ चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपने भी देखी सुनी होंगी। तो वो हम इन्वायरमेंट को हमें समझना आवश्यक है, बदलाव किस दिशा में हो रहा है उस दिशा को समझते हुए हमें अपने फार्म बिजनेस में या दूसरे किसी भी बिजनेस में उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट किसी भी विषय को समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक हैं। वैसे ही इसकी जो बुनियादी बातें हैं हम समझते हैं। फार्म किसे कहते हैं? तो फार्म क्या होता है? एक जगह है जहाँ पर हम अपने कृषि से संबंधित सारे कार्य करते हैं। इनमें बहुत सारे हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। उन संसाधनों में कुछ तो फिक्स रिसोर्स होते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं बिल्डिंग है और खेत हैं। ये सब कुछ ऐसे होते हैं जिसको वेरिएबल सोर्स कहते हैं, यानी जैसे जैसे हमारी उत्पादन क्षमताएं बढ़ती हैं हमारे को उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। मसलन यदि मुझे पनीर बनाना है तो मुझे जितना ज़्यादा पनीर बनाना होगा, मुझे दूध की आवश्यकता ज़्यादा होगी, उतनी मुझे गाय भैंसों की या मवेशियों की आवश्यकता ज़्यादा होगी। अगर मुझे गेहूं उत्पादन करना है या कोई फलों का उत्पादन करना है तो जितने ज़्यादा मैं उत्पाद लेना चाहूँगा उतने ही मेरे पास प्लांट, उनके सैपलिंग की रिक्वायरमेंट, उनसे जुड़े जो भी मेरे इनपुट की रिक्वायरमेंट है बढ़ती रहेगी। तो वो वेरिएबल्स कौन से हैं? जैसे खाद है, बीज है, ये सारी वस्तुएं। और फिक्स कौन से हैं जो एक बार हम खरीदेंगे और लगातार चलेंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है आवश्यकता अनुसार चीजें उपयोग करने को वेरिएबल सोर्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं और लंबे समय तक उपयोग करने वाली चीजों को फिक्स रिसोर्स की तरह देखते हैं। इन्हीं को हम फ्लो रिसोर्स की तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदा तो उसे आप लगातार उपयोग करते हैं तो फ्लो रिसोर्स। जबकि आप क्या करते हैं, जैसे जैसे जरूरत है स्टॉक उसके हिसाब से रखते हैं, उसे हम स्टॉक फ्लो रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं रिसोर्सेज को लेने के। सबसे पहला तरीका है उसको खरीदना। रिसोर्स जैसे ज़मीन है, मशीनें हैं, टूल्स हैं, तो अगर हम उसे खरीदते हैं तो उस पर हम लगातार उसको उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए अपने पास उन चीज़ों को रख सकते हैं। पर खरीदने में सबसे महत्वपूर्ण बात है पैसा। और दूसरा, हमारा जिस तरह का फार्म है उसके अंदर रिक्वायरमेंट कैसी है, ये सब डिसाइड करता है कि हमारे को उनको खरीदना है या हम उसके खरीदने के अलावा दूसरे ऑप्शन को देखना चाहते हैं। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? लीजिंग।
जो इमूवेबल यानी जिनको मूवमेंट नहीं दिया सकता, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, इनको हम कैसे कर सकते हैं, लीज के ऊपर ले सकते हैं। यानी हमने क्या किया, लेसी रिलेशनशिप में आने के बाद में हमने किराएदार की तरह उसको उपयोग किया, या हमारे पास अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो हम उसे किराए पर दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने खेतों को गहने देते हैं। गहने देना यानी दूसरे को काम करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाना, उसमें आप आधा हिस्सा रखते हैं, 40 पैसा हिस्सा रखते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि यदि आपको खेती नहीं आती हो, आप ये उम्मीद करते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ जुड़ के वो लोग उपयोग करेंगे, आपकी ज़मीन होगी, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपको खेती आती हो परंतु आपके पास उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो जिसमें आप खेती में अपना समय ना लगाना चाहते हो। आप हो सकता है किसी व्यवसाय कर रहे हो या किसी और तरह के उद्यम में सम्मिलित हों, तो आप अपने उस खेती के कार्य को किसी के साथ जुड़ के करना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि किसी घर में अगर ऐसी परिस्थितियां आती है जहाँ पर खेती करने वाले उपलब्ध ना हो, उनकी जगह पर यदि बच्चे हैं तो उनके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं कि उनको लीज पर देकर उनकी कमाई की जा सके। तो इस तरह से लीजिंग ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है हायरिंग, जैसे फार्मर ह्यूमन लेबर को, गाय को या संसाधनों को किराए पर ला सकता है। इसके अलावा है जॉइंट ओनरशिप, जैसा कि भारत में संयुक्त जमीनें रहती हैं, परदादाओं के नाम पे जमीनें हैं, दादाओं के नाम पे जमीनें हैं, तो साझी जमीनें चलती हैं, तो उसमें उनका हिस्सा उस हिसाब से आगे बढ़ता है। कस्टम सर्विसेज, ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ACABC की मैंने आपसे अभी बात की, उस ACABC स्कीम में भी एक ऐसी परियोजना है कि आप जो फार्म मशीनरीज हैं, क्योंकि भारत में जोतों का आकार बहुत छोटा है, तो किसानों को आवश्यकता तो रहती है परंतु उनके पास उपलब्धता नहीं है, तो उन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए वो कैसे उन चीज़ों को उपलब्ध करवा सकें, ये है कस्टम सर्विसेज। तो मैंने आपसे बात करी कि उत्पाद क्या होते हैं, उत्पादन क्या है, हमने बात करी जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधा उपयोग करके बनाते हैं उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। मान लीजिए मेरे पास में अब गेहूं के बीज हैं, उससे मैं प्रोसेसिंग करके आटा बना दूं तो उत्पादन है। इसी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, एक बीज से अगर चावल बनाने की प्रक्रिया को हम प्रोडक्शन पीरियड कहते हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमीज, इससे जुड़े जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स को समझना, इसे हम प्रोडक्शन इकोनॉमीज में समझते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बात क्या है, यदि हम उत्पादन के कारकों को देखें तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, खाद, बीज, पेस्टिसाइड, जमीन, वातावरण, पानी, इन सब के कारकों का इफेक्ट हमारी उत्पादन क्षमता पे, हमारे फार्म बिजनेस पर आता है। तो उन फंक्शंस में कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कंटिन्यूस हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिसकंटिन्यूस हैं, तो जिसे हम डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब उदाहरण अगर देखें, डेयरी के अंदर अगर गाय है तो हम गाय का नंबर 1, 2, 3 इस तरह से करते हैं, तो वो डिस्क्रीट इनपुट की तरह हैं, जबकि हम अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो वो कंटिन्यूस की तरह रहती हैं। तो ये बहुत ही सरल बात है कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, किन किन कारणों से हमारा उत्पादन प्रभावित होता है, उन फैक्टर को समझना हमारे लिए इसकी विषय वस्तु है। इसमें हम एक और आधार है, बहुत लंबे छोटे समय के लिए प्रोडक्शन, शॉर्ट समय के लिए और लॉन्ग रन के लिए प्रोडक्शन, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फंक्शन से मायने अगर मैं आपको बताना चाहूँ सरल भाषा में, अंतर संबंध, यदि दो कारक हैं कि उत्पादन के लिए किए गए, उपयोग में लिए गए संसाधन और उत्पादकता, इन दो के बीच में अगर सह संबंध को स्थापित किया जाए, इस सह संबंध की जो परिभाषा है इसे गणितीय भाषा में फंक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जैसे y = fx, यानी y है अगर यील्ड तो x है हमारा इनपुट, तो y जो है वो इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर एक एकल दिशा में देखें, अगर वो y यील्ड जो है वो मल्टीपल फैक्टर पर है, जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, इस तरह से अधिक हो। पर अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हवा की दिशा है, तापमान है, वायु आर्द्रता है, हीट है, बहुत सारे अन्य प्रकार क्षेत्र के अलग अलग वातावरणीय कारण भी हैं, तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ एक डेल्टा नोटेशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यानी बदलाव की दिशा, यानी अगर हम ये कहें कि एक पर्टिकुलर यूनिट के चेंज इनपुट के साथ में हमारे यील्ड में क्या चेंज आया, उसको समझने के साथ साथ हमारी एफिशिएंसी को हम बड़ा आसानी से यहाँ समझ सकते हैं, तो डेल्टा नोटेशन। इसी तरह हम अगर आगे समझें, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, ऐसा सबसे आसान तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका सह संबंध होता है जिसमें एक दिशीय आराम से हम समझ सकते हैं। पर अगर वो मल्टीपल डायरेक्शन में जाता है तो उसे समझाने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है उसे हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, या इसे हम पावर फंक्शन भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया है, यील्ड जो है वो a, l, स्मॉल a, k और b पर डिपेंड करती है, जहाँ पर l लेबर है, k कैपिटल है
और बाकी जो पैरामीटर है उसको हमें एस्टिमेट करने की आवश्यकता होती है। यानी हम मल्टीपल इनपुट को यहाँ पर समझ और समझा सकते हैं। इस तरह क्वाड्रेटिक हैं और यहाँ पर हमारे लिए उत्पादन से जुड़ी बातें हैं। और ये देखिए, ये मैंने आपसे बात करी है बुनियादी चीज़ों की, और अगली स्लाइड में हम बात करेंगे इस फार्म बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े और अन्य पहलुओं को। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।